हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड वेलकम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ द जुडिशरी समिट। ना, ये जो पूरी सीरीज है ये उन क्वेश्चंस के अराउंड रिवॉल्व करती है जो कि एक जुडिशरी एस्पिरेंट के दिमाग में आते हैं। इस पूरी की पूरी सीरीज में मैं और देवाशीष सर उन क्वेश्चन से डील करने वाले हैं जो कि किसी भी जुडिशरी एस्पिरेंट के कौतूहल का विषय होते हैं, यानी कि किसी भी जुडिशरी एस्पिरेंट को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि भाई आखिर क्यों या कैसे या कब और किस तरह से मैं अपनी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता हूं। In this first video, we are going to talk about one of the majorly asked questions from any judiciary aspirant, that is, how much does a judge earn? एक जज की सैलरी कितनी होती है? अब इस बात पे आने से पहले मैं आप लोगों को यह बात बता देता हूं कि जजेस की सैलरी का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मैं वो कैलकुलेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक जज की सैलरी का जो बाइफरकेशन होता है उस बाइफरकेशन में कौन सा अमाउंट किस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करता है। इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आप लोगों ने अगर मुझे अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इस क्यूआर कोड को या फिर इस नाम को डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। साथ ही साथ में यह भी आप लोगों को पता होगा ही, सारथी 3.0 आ रहा है, शुरू होने वाला है 25 ऑफ अगस्त से, इन विच आई विल बी स्टार्टिंग विद द इंडियन पीनल कोड। मैं इंडियन पीनल कोड से सारथी बैच शुरू करने वाला हूं। तो अगर आप लोग अपनी जुडिशियल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फिर वो किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के लिए हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी राज्य देख लें या गुजरात से आसाम तक, नागालैंड तक कोई सा भी राज्य देख लें, आपको किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है तो दिस बैच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। And remember, I'm going to start with Indian Penal Code, so that is going to be really fun and really a learning experience for all the judiciary aspirants starting from 25th of August. साथ साथ में मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी का ऑफर चल रहा है अनलॉक 20. So if you want to get the benefit of it, so वो भी आप लोगों को मिल सकता है. All you have to use is the code JW10. तो अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, चाहे प्लस चाहे आइकॉनिक, कंप्लीटली अप टू यू, आप जो भी सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे उस पे यू विल बी गेटिंग अ 20% फ्लैट डिस्काउंट इफ यू यूज द कोड JW10 विच इज माई कोड। सो JW10, आप जब भी अनअकैडमी का अपना सब्सक्रिप्शन परचेज करें, जस्ट टाइप JW10, enter the code and get a 20% discount. Remember, the offer is valid from 22nd August to 26th of August. आगे चलते हैं। अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन यस, अनलिमिटेड टाइम यू कैन एक्सेस योर क्लासेस एंड आइकॉनिक में यू गेट अ 1-to-1 मेंटोर अलॉटेड फॉर यू। सो ये आप लोगों के लिए प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स होते हैं जिनसे आप जब चाहें तब एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं रिगार्डिंग योर प्री मेंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी। अब साथ साथ में और भी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की, जयपुर से डिमांड आ रही थी, साथ साथ में दिल्ली से डिमांड आ रही थी कि सर एक ना एक बार कुछ दिन तो गुजारो इस पर्टिकुलर जगह पे। सो यस, अनअकैडमी का नया ऑफलाइन सेंटर ओपन हुआ है इन द सिटी ऑफ लखनऊ। जी साहब, नवाबों के शहर में लखनऊ में अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर ओपन हुआ है जिसमें कि आई विल बी विजिटिंग, मैं विजिट करने वाला हूं अनअकैडमी के इस सेंटर पे ऑन 4th ऑफ सितंबर। ठीक है, सो मेरा विजिट है 4th ऑफ सितंबर को। सो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग डेफिनेटली आकर के मेरे से मिल सकते हैं। What will this session be about? तो यहां पे as you can see, it will be a comprehensive seminar on judiciary preparation. जुडिशियल सर्विसेज स्टूडेंट्स जो होते हैं, जुडिशियल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन करते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज, डाउट्स वगैरह होते हैं कि सर कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या प्रिपरेशन करना है, पीसीएसजे के लिए, यूपी के लिए प्रिपेयर करें, दिल्ली के लिए प्रिपेयर करें, हरियाणा के लिए प्रिपेयर करें, टारगेटेड स्टेट कैसे डिसाइड करें। ये सब कुछ अगर आप मेरे से 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हो तो यू कैन join in and you can come to the Unacademy's offline center on 4th of September. मैं आपको मिलूंगा सुबह 12 बजे।
तो 12 बजे मेरा सेशन होने वाला है. यू कैन डेफिनेटली कम एंड यू कैन डेफिनेटली अवेल द बेनिफिट ऑफ 1-to-1 मेंटरिंग, 1-to-1 गाइडेंस बाय मी माई सेल्फ. अब काम की बात पे आते हैं कि भाई साहब जुडिशियल सर्विसेज जो ऑफिसर होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है. सैलरी को जानने से पहले आप ये समझ लें कि जब हम लोग, मैं आप लोगों को चलिए एक कहानी सुनाता हूं, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं. जब हम लोग हमारे कॉलेज में थे तो उस टाइम पे हमें ज्यादा एक्सपोजर नहीं था कि क्या क्या करियर्स आफ्टर लॉ हैं. तो उस दौरान कुछ लोग, काफी सारे लोग इनफैक्ट हमारे जो कॉलेज के थे वो प्रिपेयर करते थे जुडिशियल सर्विसेज के लिए. उन्होंने कोचिंग्स जाना शुरू किया था. सो उनकी देखा देखी हमने भी सोचा कि हाँ जुडिशियल सर्विसेज की हम प्रिपरेशन करेंगे और हमने प्रिपरेशन करना शुरू किया. प्रिपरेशन शुरू करने के कुछ टाइम बाद एक दिन हमने, हमारे एक प्रोफेसर थे, काफी सीनियर प्रोफेसर, उनसे ये सवाल किया कि सर एक जुडिशियल सर्विस ऑफिसर की, एक जज की सैलरी कितनी होती है. एक बड़ा सवाल होता है भाई, अगर आप एक बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो एक सिंपल सवाल आप सबसे यही पूछेंगे कि एक जज की सैलरी कितनी होती है. तो उस वक्त मेरे प्रोफेसर साहब ने वो जवाब दिया, आज भी वो मेरे कानों में गूंजता है कि शुभम, जज साहब की सैलरी कितनी भी हो, आपके लिए जज बनना इसलिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए गर्व का विषय. एंड यस, दैट इज द पॉइंट. क्योंकि जज साहब की सैलरी कितनी भी हो, अलाउंसेस, एमोल्यूमेंट्स कितने भी हो, लेकिन वो सैलरी कभी भी उस स्टेटस को, आपकी प्राउड फीलिंग को, आपके परिवार की, आपके पूरी परिवार की खुशियों को कभी भी मैच नहीं कर पाएगा. सो ये ध्यान रखना कि जो इज्जत, जो रेस्पेक्ट और जो एक कह सकते हैं कि एक प्रकार का प्यार आपको जज बनने के बाद मिलता है, जो रेस्पेक्ट आपको जज बनने के बाद मिलती है, उसको किसी भी हम कह सकते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में उसको इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता. और यही चीज बताता है ये पर्टिकुलर जजमेंट, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस AIR 1993. इस जजमेंट में देखिए क्या बोला गया था. इट वाज सेड दैट द जुडिशियल सर्विस इज नॉट अ सर्विस इन द सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जजेस के लिए कहा जाता है पब्लिक सर्वेंट होते हैं, लेकिन इन्हें किसी ऑर्डिनरी गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ट्रीट ना किया जाए. एंड द जजेस आर नॉट एम्प्लॉयज. यस, देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना था जजेस जो होते हैं वो एम्प्लॉयज नहीं होते हैं. क्या होते हैं भाई? एज मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी दे एक्सरसाइज द सोवरेन जुडिशियल पावर्स. किसी भी जुडिशरी एस्पिरेंट का जो सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा पावर होता है, या कि हम कहें कि उसके लिए जो सबसे बड़ा एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है, इट इज दिस पॉइंट दैट द जजेस आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट. एज मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी दे एक्सरसाइज द सोवरेन जुडिशियल पावर्स. आपकी जो शक्तियां हैं, आपकी जो ताकत है, आपकी जो रेस्पेक्ट है, उसका अंदाजा कभी भी आप एक रेगुलर एम्प्लॉय, रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कंपेयर मत कीजिएगा. ऐसा होता है एक जज का स्टेचर. एंड ऑफ द स्टेट दे आर होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिसेज इन द सेम वे एज मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर. यस, मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर. समझ में आया कि जज बनना इतना जरूरी क्यों होता है, जज बनना इतना बड़ा सपना क्यों होता है? क्योंकि जब आप जज बनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को कहता है कि आप एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय नहीं हैं, आप इस देश के मात्र एक रेगुलर नागरिक नहीं रह जाते जब आप एक जज बनते हैं, क्योंकि आप राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा मिली हुई सोवरेन पावर्स को, सोवरेन जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं. और आपका ओहदा वैसा ही है, उतना ही है जितना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है या फिर जितना ही मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर का होता है. तो गर्व से बोलो कि आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो. सबको बताओ और नगर में ढिंढोरा पिटवाओ मामा कि मैं जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन ना सिर्फ कर रहा हूं बल्कि उसे क्रैक भी करके दिखाऊंगा. इससे मिलने वाली जो सैलरी है, इससे मिलने वाले जो अलाउंसेस हैं, वो सब दोयम दर्जे के हो जाते हैं उस कुर्सी के आगे, उस रेस्पेक्ट के आगे, उस इज्जत के आगे, उस शक्ति के आगे, उस ताकत के आगे
जो आपको एक जज बन के मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, अब हम लोग समझते हैं कि एक जज की सैलरी कितनी होती है, या टू आंसर इट इन अ फैंसी वे, हाउ मच डज अ जज अर्न। देखिए जरा, मैंने बाइफरकेशन को काफी इजी आप लोगों के लिए बनाने का प्रयास किया है। आई एम वेरी श्योर ये आप लोगों को दिख रहा होगा, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। देखिए, सैलरी जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। सैलरी को जब आप लोग देखते हैं तो सैलरी का बेसिक एक पर्पस होता है अंडरस्टैंडिंग का, कि सैलरी इज योर नेट सैलरी। तो सैलरी क्या है, आप लोगों की नेट सैलरी है, जिसको हम लोग कहते हैं इन हैंड सैलरी। और नेट सैलरी को ही लोग इन हैंड सैलरी के नाम से भी जानते हैं। तो आप सैलरी बोलो, नेट सैलरी बोलो, इन हैंड सैलरी बोलो, दे आर वन एंड द सेम थिंग। पहले तो इस पे क्लैरिटी रखो। दूसरी चीज, अब आते हैं कैलकुलेशन पे। जब कैलकुलेशन पे आते हैं तो एक जनरल कैलकुलेशन, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, द कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। नेट सैलरी या जो इन हैंड सैलरी होती है, वो इन हैंड सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्सेस होती है। यानी कि जितनी भी आपको ग्रॉस सैलरी मिल रही है, अभी ग्रॉस सैलरी क्या होती है ये भी मैं समझाऊंगा। ग्रॉस सैलरी जितनी भी आपको मिल रही है, यानी कि सरकार आपको जितना भी पैसा आवंटित करती है, देती है, अलॉट करती है, आपको जितना पैसा मिलना चाहिए, आपके नाम पे जितना पैसा दिया गया है, वो कहलाता है आपकी ग्रॉस सैलरी। और उससे डिडक्ट होने वाले टैक्सेस, जिस भी टैक्स स्लैब में आप फॉल कर रहे हैं, वो टैक्सेस डिडक्ट होकर के बचती है आपकी इन हैंड सैलरी, या जिसको हम सैलरी या नेट सैलरी के नाम से भी जानते हैं। अब नेट सैलरी में क्योंकि ग्रॉस सैलरी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो ग्रॉस सैलरी क्या होती है, अगर प्राइवेट सेक्टर में इसे बोला जाए, डिस्कस किया जाए, तो प्राइवेट सेक्टर में शब्द यूज होता है CTC, यानी कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी को आपको एम्प्लॉयमेंट में रखने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है। सो CTC एज दे कॉल इट इन द प्राइवेट सेक्टर और इन द प्राइवेट सेंस। तो ग्रॉस सैलरी क्या होती है, ग्रॉस सैलरी आपके बेसिक पे प्लस उस पे मिलने वाला जो हम कहते हैं ना महंगाई वाला अलाउंस, डियरनेस अलाउंस एंड एनी अदर अलाउंस, जो कि जनरली वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, इसको मिला जुला के बनती है। जैसे कि एक प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का मान लो अगर पैकेज है 1 लाख पर मंथ का, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पर मंथ का उसका पैकेज है या उसकी सैलरी बनती है, तो उसमें से पूरे 1 लाख रुपए उसके बेसिक पे नहीं होते। कई उसके ट्रैवल अलाउंसेस होते हैं, कई उसके मेडिकल अलाउंसेस होते हैं, कई उसके रीइंबर्समेंट हो सकते हैं, कई उसके अदर काइंड ऑफ अलाउंसेस हो सकते हैं, कई उसके इंटरनेट अलाउंसेस हो सकते हैं। तो अलाउंसेस जोड़ जोड़ के बनती है आपकी ग्रॉस सैलरी। तो इसीलिए ग्रॉस सैलरी इज बेसिकली योर बेसिक पे, स्टैंडर्ड बेसिक पे प्लस योर अलाउंसेस। ये आप लोग समझ जाइएगा। तो अब कई लोगों का सवाल आता है, तो क्या सर हम लोगों को ग्रॉस सैलरी नहीं मिलेगी, बेसिक पे ही मिलेगा, और बेसिक पे बहुत कम तो नहीं होगा? नहीं, जब आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है तो उसमें बेसिक पे और डियरनेस अलाउंसेस दोनों इंक्लूडेड होते हैं। डियरनेस एंड ऑल द अदर काइंड ऑफ अलाउंसेस दे आर इंक्लूडेड। व्हाई एम आई सेइंग डियरनेस अलाउंस, अभी आपको आगे पता चलेगा। ठीक, सो बेसिक पे प्लस डियरनेस एंड अदर अलाउंसेस मेक्स योर ग्रॉस सैलरी। उस ग्रॉस सैलरी में से जब टैक्स कट के आपको हाथ में पैसा मिलता है तो वो होता है आपकी नेट सैलरी। ठीक, अब ये देखते हैं कि एक सिविल जज की सैलरी होती कितनी। देखिए जरा, 77,000 रुपए आफ्टर टैक्स आपको मोटा मोटा, और ये पुराना है साहब, ये नया नहीं है। अभी जो नई चीज है उसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे, और वो कैलकुलेशन मैं अलग से समझाऊंगा, अलग से उस पर सेशन होने वाला है। सो करेंटली अगर आप देखें तो 77,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस आपकी इन हैंड सैलरी जो है, ठीक है, आपकी जो इन हैंड सैलरी है इंक्लूडिंग अलाउंसेस, IA का मतलब है इंक्लूडिंग अलाउंसेस, बेसिक पे प्लस इंक्लूडिंग अलाउंसेस, ये सब कुछ, ठीक है, एवरीथिंग इज इन योर सैलरी। ठीक है, अब बिफोर डिडक्शन अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो कितनी है, 84,000, और बेसिक पे है 27,700। ठीक, अब बेसिक पे को ऐसे देखने की जरूरत नहीं है हीन भावना से कि यार ये तो कुछ ज्यादा कम नहीं हो गया। नहीं,
ये बेसिक पे है, अलाउंसेस जोड़ के आपका जो सैलरी बनता है वो लगभग इतना बनता है। एंड व्हेन आई से दिस सैलरी, दिस इज अ सैलरी ऑफ अ सिविल जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे कितनी सैलरी होती है उस पे अपन लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। दिस इज द सैलरी ऑफ अ सिविल जज, लेकिन ये भी रिवाइज हो चुकी है, ठीक। और वो रिवीजन वाली चीज आगे आप लोग समझ पाओगे जब आप लोग ये पहले समझोगे, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि आपको टाइप्स ऑफ अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं। बेसिक पे तो 27,700 है। टाइप्स ऑफ अलाउंसेस हैं आपके डियरनेस अलाउंस। व्हाई इज दैट, मतलब व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट, उसको स्टार क्यों बना करके रखा हुआ है, मार्क क्यों किया है, वो अभी आप समझोगे। तो देखिए जरा, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, पेट्रोल एंड फ्यूल अलाउंस, होम ऑफिस अलाउंस, हेल्थ केयर, क्लोथिंग एंड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अलाउंस, ठीक। अब इसको जरा समझते हैं ये होता क्या है। डियरनेस अलाउंस इज बेसिकली 164% ऑफ द बेसिक पे। यस, आपके बेसिक पे का 164% होता है डियरनेस अलाउंस। यानी मान लो कि आपकी सैलरी है 27,700, तो इसका 1% कितना हुआ, 277 रुपीज। अब इसको मल्टीप्लाई करो 164 से, तो जो भी एक टोटल अमाउंट आया उसको 27,700 में जोड़ दो। ये होता है आपका डियरनेस अलाउंस, मोटा मोटा 164% के आसपास। उसके बाद आते हैं हाउस रेंट अलाउंस पे या फिर हाउस अलाउंस पे। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं। पहला, अगर आपको घर अलॉट किया जा सकता है, गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट किया जा सकता है, जो कि सिविल जज लेवल पे जब मिलते हैं तो वो क्वार्टर्स लेवल पे होते हैं। और जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके घर का साइज भी बड़ा होता जाता है। यानी कि शुरू में क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर्स के बाद आपके बंगलोज मिलते हैं, और जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल या हाई कोर्ट लेवल तक पहुंचते हैं तो वहां पे आपके बंगलो का साइज लगभग एक कोठी जितना हो जाता है। इट्स अ फैक्ट, ठीक। सो हाउस अलाउंस तो ये हो गया। हाउस अलाउंस के साथ मान लो कई जगहों पे, जैसे भोपाल में और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में आप देखेंगे, या फिर दिल्ली में आप लोग देखेंगे, राजस्थान में जयपुर वगैरह में देखेंगे, जोधपुर में देखेंगे, हर जगह पे जजेस के रुकने के लिए एक कॉलोनी, एक सेपरेट, हम कह सकते हैं कि एक क्वार्टर्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, घर क्रिएट किए जाते हैं, जहां पे जजेस को रखा जाता है, यानी जहां पे जजेस स्टे कर सकते हैं। जनरली इट इज अ सेपरेट एरिया। सो जब ये सेपरेट एरिया मान लो कि पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड है, वहां पे सभी लोग नहीं रह सकते, सारे जजेस को अकोमोडेट करने लायक घरों का संख्या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट क्या करती है, हाईकोर्ट क्या करती है, गवर्नमेंट अकोमोडेशंस और रेंटेड प्रेमाइसेस, गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलते हैं आपको एज अ हाउस, जहां भी जजेस की कॉलोनी है वहां पे, जजेस एनक्लेव है वहां पे, और मान लीजिए कि अगर वो चीज अवेलेबल नहीं है तो आपको मिलता है एक हाउस रेंट अलाउंस, जिसके तौर पे आपको लगभग 15 से 17,000 रुपए का एक अमाउंट दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन इन विच सिटी यू आर। सो जाहिर सी बात है मेट्रोज में लेवल अलग हो जाएगा, टियर 1 सिटीज में अलग, टियर 2 सिटीज में अलग, टियर 3 सिटीज में अलग। सो ये एक वेरिएबल नंबर होता है हाउस रेंट अलाउंस एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड्स, जस्ट सो दैट यू गेट अ वेरी डिसेंट और अ वेरी स्टैंडर्ड हाउस, और आप उसे खुद रेंट करके उसका जो पेमेंट है वो हाउस रेंट अलाउंस से पे ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बात हो गई हाउस रेंट अलाउंस की। तो दो चीजें, अगर घर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो उस जगह पे जहां पे भी आप सिटी में जहां भी रह रहे हैं वहां पे आपका जो एक कोई भी डिसेंट एरिया आपके हिसाब से है वो आप रेंट पे लेकर के रह सकते हैं, आपको रेंट अलाउंस मिल जाएगा। फिर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस। तो इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस बेसिकली यूनिट बेस्ड चलता है। यूनिट बेस्ड चलने का मतलब होता है कि आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स का बेनिफिट दिया जाता है, कि आपको इतने % जो बिजली होती है वो मुफ्त हो जाती है, या फिर रिड्यूस्ड यूनिट होता है, ठीक है। रिड्यूस्ड यूनिट होने का मतलब है कि भाई आपसे मान लीजिए कि प्रति यूनिट आम जनता से एक्स अमाउंट चार्ज किया जा रहा है, तो आपसे उसी नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए लेसर अमाउंट चार्ज किया जाता है, तो दैट इज द रिड्यूस्ड यूनिट। और कुछ जगहों पे देखने को मिलता है दैट इज बिल शेयर, की 50% इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज आप और 50% गवर्नमेंट के द्वारा पे होता है। उसके बाद आता है पेट्रोल एंड फ्यूल अलाउंस। कुछ जगहों पे ये 75 लीटर है, कुछ जगहों पे ये 60 लीटर है, कुछ जगहों पे ये 75 से ज्यादा लीटर्स में जा सकता है पर मंथ, फॉर द रीजन कि अगर जजेस को ट्रैवल करने की जरूरत पड़ती है, अगर उन्हें मान लीजिए कई बार अलग अलग प्रोसेसेस में जाना पड़ता है, या फिर कई जगह पे लिंक कोर्ट्स होती हैं जहां पे उन्हें रेगुलरली ट्रैवल करने की जरूरत पड़ती है, या फिर जहां पे अकोमोडेशन पास है और ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स एक जज के लिए पेट्रोल और फ्यूल अलाउंस जो है वो डिसाइड किया जाता है। एंड इट इज ऑब्वियसली वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द स्टेट एंड सिटी
रीइंबर्समेंट बेसिस पे चलता है, यानी कि आप अपना खर्चा कर लें और उसके बाद आपको रीइंबर्समेंट अमाउंट मिल जाएगा, यानी आपको रसीद रखनी है, आप शो करेंगे और आपको अमाउंट मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द मंथ। फिर चलते हैं होम ऑफिस अलाउंस। होम ऑफिस अलाउंस का मतलब है, क्योंकि एक जज का जॉब ऐसा होता है वेरन ही और शी हैज टू रेगुलरली स्टडी, इसीलिए उन्हें घर पे एक ऑफिस सेटअप करने के लिए भी अलाउंस मिलता है, फर्नीचर अलाउंस भी मिलता है अलग से भी, और साथ साथ में होम ऑफिस अलाउंस भी मिलता है, दैट इज फॉर लैपटॉप, प्रिंटर, फर्नीचर, फोन एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती। उसके अलावा न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अलाउंस आपको दिया जाता है, आप एक दो न्यूज़पेपर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो अलाउंस, उसके लिए भी अमाउंट आपको मिल जाएगा 300, 400, 500 रुपए डिपेंडिंग अपॉन द सिटी यू आर इन। उसके बाद आता है क्लोथिंग या रोब अलाउंस। यस, आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि जजेस जो है वो एक ओवरकोट टाइप एक चीज पहनते हैं, एक रोब पहनते हैं, उसके लिए भी उन्हें अलाउंस मिलता है। साथ साथ में हायर एजुकेशन अलाउंस, एज यू कैन सी एलएलएम एंड पीएचडी के केस में, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जज बना है लेकिन उसके पास एलएलएम की भी डिग्री है, तो ये 3 इंक्रीमेंट, जनरली ये स्लो प्रोसीजर माना जाता है क्योंकि प्रोसेस ही वैसा है, तो जनरली 3 इंक्रीमेंट्स एक साथ जोड़ करके उस व्यक्ति को दे दिए जाते हैं, तो 3 इंक्रीमेंट्स, और अगर कोई व्यक्ति एलएलएम प्लस पीएचडी है तो 4 इंक्रीमेंट्स। इसको भी मैं अलग से डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि इट इज अ समथिंग विच इज क्वांटिफाइड टर्म, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिफाइड नेचर का है और ये वेरिएबल भी है एंड ये कैलकुलेशन रखता है, इसीलिए इसको मैं डिटेल में आप लोगों के साथ आने वाले सेशंस में डिस्कस भी करूंगा, ठीक। और ये जो आपके इंक्रीमेंट्स हैं ये आपके बेसिक पे के ऊपर से मिलते हैं, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको कि इंक्रीमेंट मिला है 700 रुपए का, ठीक है, 700 का इंक्रीमेंट है, 3 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं तो 2100 रुपए, ठीक, 2100 रुपए। अब आपका बेस पे कितना हुआ, 27,700 प्लस 2100 रुपए, ठीक, दैट विल बी अराउंड 29,700। तो आपका जो बेसिक पे है वो 29,700 हुआ, तो यही सेम चीज आपको डियरनेस अलाउंस में भी बेनिफिट दे देती है। तो ध्यान से समझना, ये मत सोचना कि अरे 700 रुपए 2100 रुपए में क्या फर्क पड़ेगा, यही चीज डियरनेस अलाउंस में आपको हेल्पफुल हो जाती है, ठीक। चलिए, यहां तक तो हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिए हमारे सैलरीज और अलाउंसेस। अब इन जनरल बेनिफिट्स को देखते हैं, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट माना जाता है दैट इज द हेल्थ केयर बेनिफिट। यस, कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ योर इमीडिएट फैमिली। यस भाई साहब, आपके अगर पति हैं जो कि जज नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, आप पत्नी हैं, आप जज हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, या आप जज हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली को 100% मेडिकल कवरेज मिलता है। सो बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज आप अवेल कर सकते हैं एंड इट इज 100% कवर्ड बाय द जुडिशरी। उसके अलावा ऑर्डरली आपको प्रोवाइड किया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता, ऑर्डरली का मतलब होता है इट इज बेसिकली अ टर्म यूज फॉर असिस्टेंट। तो अगर असिस्टेंट आप बोलें या फिर हेल्प बोलें, हाउस हेल्प बोलें, प्यून बोलें, क्लर्क बोलें, ठीक है, ऑर्डरली बोलें, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अ जज। साथ साथ में होमगार्ड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है डिपेंडिंग अपॉन द नीड। ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक व्यक्ति है जो कि किसी सेंसिटिव मैटर से डील कर रहे हैं, कोई जज साहब हैं जो किसी सेंसिटिव मैटर से डील कर रहे हैं, अपने आप उनकी सिक्योरिटी लेवल बढ़ा दिया जाता है, राइफलमैन दे दिए जाते हैं फॉर द सिक्योरिटी। अगर मान लीजिए आप सेम लेवल पे हैं और ऐसी स्थिति में आप किसी भी एक रेगुलर मामले से डील कर रहे हैं जहां पे सुरक्षा की एज सच आपको बहुत खास जरूरत नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको राइफलमैन ना भी दिए जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस कि आपको कितनी सिक्योरिटी मिलेगी। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है आपकी सिक्योरिटी का लेवल बढ़ता जाता है। साथ साथ में जब आप किसी खास मामले से डील कर रहे हैं या किसी ग्रेव मामले से डील कर रहे हैं या किसी ऐसे मामले से डील कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, हैज बीन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है, तो फिर उस मामले में आपको मिलता है एक तरीके का आई वुड से एक्सटेंडेड सिक्योरिटी। एंड इन सब के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, अगर आप जज हैं तो आप कंटिन्यूसली रीड करेंगे, पढ़ेंगे, चीजों को ध्यान में रखेंगे, उन्हें समझेंगे। ये सारी चीजें भी आपको इंटरनेट के फॉर्मेट में, इंटरनेट भी आपको
फ्री प्रोवाइड किया जाता है। ब्रॉडबैंड सर्विसेज, राउटर वगैरह, वाईफाई की सर्विसेज, ये सब कुछ आपको मिलता है एज बेसिक बेनिफिट्स। ठीक, ये सब कुछ एज अ जज आपको मिलने वाला है। दिस एंड दिस एंड दिस। लेकिन फिर भी यही बोलूंगा कि आप लोगों के लिए अलाउंसेस से बढ़ के अगर कोई चीज है तो वो रेस्पेक्ट है, आपकी पावर है, आपकी भाग्य विधाता होने की शक्ति है। तो अगर जज बनो तो ये सारी चीजें तो आपको वैसे भी मिलेंगी। ये सारे बेनिफिट्स, ये अलाउंसेस, ये पर्टिकुलर सैलरी, ये सब कुछ आपको वैसे भी मिलेगा। लेकिन उस कुर्सी के साथ जो गरिमा, उस कुर्सी के साथ जो रेस्पेक्ट, उस कुर्सी के साथ जो प्यार आपको मिलेगा, वो किसी भी तरीके से क्वांटिफाइबल नहीं। अब जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये तो पुराने नंबर्स हैं। अब बात करते हैं भाई साहब रीसेंट जजमेंट की। जुलाई लास्ट वीक में जजमेंट आया है और आप लोगों को शायद इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सुगबुगाहट मिल गई होगी। तो जजमेंट क्या था? जजमेंट आया है इन द केस ऑफ ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा था जजेस कम्युनिटी में, जुडिशरी में, क्योंकि यह चल रहा था डिस्कशन कि भाई जजेस की सैलरी बढ़ानी चाहिए। क्योंकि शेट्टी कमीशन आया, इन्होंने एक मास्टर स्केल प्रोवाइड किया था, उसी मास्टर स्केल को पद्मनाभन कमिटी के अपने रिकमेंडेशंस में उन्होंने भी जगह दी थी। अब उसी पे एक एक्सटेंशन की, उसी को बढ़ाने की बात की गई थी। मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूं, अभी यहां पे ध्यान से समझिएगा कि यह कैलकुलेशन मैं डिटेल में भी समझाऊंगा। जितने भी आप लोग देखते हैं सिविल जज लेवल पे, मजिस्ट्रेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे जजेस होते हैं, उन सभी जजेस की जो सैलरी कैलकुलेट होती है दैट इज इन प्रोपोर्शन टू द सैलरी ऑफ अ हाई कोर्ट जज। यानी हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनकी सैलरी के प्रोपोर्शन में सैलरी डिसाइड की जाती है डिस्ट्रिक्ट और मजिस्ट्रेट लेवल पे। ठीक, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन समझोगे जज की सैलरी का तब आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो हाई कोर्ट के मान लीजिए जज हैं, हाई कोर्ट की जज की जो सैलरी है उसका लगभग 40%, 43% सैलरी होनी चाहिए सिविल जज की। ठीक, यस, उसी का लगभग 50 से 60% होनी चाहिए एक सीनियर सिविल जज की। उसी से और एक्सटेंडेड वर्जन में आप जाओ तो 70% के आसपास हो जाती है सीजेएम लेवल पे या लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे। और जब आप डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे जाते हैं तो लगभग 90-91% तक आपकी सैलरी होगी ऑफ द हाई कोर्ट जजेस सैलरी। सो हाई कोर्ट जज की सैलरी अगर 100 रुपए है तो आपकी सैलरी 91 रुपीज के आसपास होगी। यह बात ध्यान में रखना। दिस इज द बेसिक रूल व्हेन यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन। अब देखो जरा कि इस पर्टिकुलर मामले में रमन्ना साहब ने और जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली जी ने क्या कहा है। देखिए जरा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्केल्स ऑफ पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर रेज्ड इन सम स्टेट्स once in 5 years and once in 10 years in central government. Judicial officers are not covered by the pay commission. हम लोग बोलते हैं ना कि अभी तो 7वां वेतनमान मिलने वाला है, 6वां वेतनमान मिलने वाला है, 8वां वेतनमान मिलने वाला है। पहले इस बात को समझें, जजेस पे ये वेतनमान लागू नहीं होते। जजेस के अपने अलग पे कमीशंस हैं, इसीलिए इनकी सैलरीज भी अच्छी हैं, अलाउंसेस भी अच्छे हैं, बेनिफिट्स भी अच्छे हैं एंड व्हाट नॉट। अब जरा इसको देखिए, बाय पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट एंड सेंटर, देयरफॉर देयर इज एन इंपेरेटिव नीड टू रिवाइज द पे स्ट्रक्चर इमीडिएटली। यस, रिकमेंडेशन आया था कमीशन की तरफ से एंड उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये चीजें डिसाइड की गई हैं। इनको जरा देखिए, ध्यान में रखिए, इसको भी मैं अलग से डील करूंगा। The second National Judicial Pay Commission was constituted by the Apex Court in 2017 for reviewing the pay scale and other conditions of judicial officer belonging to the subordinate judiciary all over the country. ठीक, क्योंकि more or less the scale is the same. आप किसी भी राज्य में चले जाओ, जो सैलरी का स्केल होता है वो सेम ही होता है, उसके बेसिस पे अलग अलग हम कहते हैं कि अलाउंसेस मिलते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर सिविल जज की सैलरी 27,000 रुपए ही है क्या? बेसिक पे 27,000 रुपए है? नहीं, इट वेरीज फ्रॉम 27,000 टू एन अमाउंट ऑफ 44-45,000 ऑड। ठीक, वेरी करता है। अब आप बोलोगे कि सर वेरी करने का क्या मतलब है, मैं मेरिट में ऊपर आऊं तो मेरा बेसिक पे बढ़ जाएगा, ऐसा होगा?
नहीं, द कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। जितनी दिन तक, जितने समय तक आप उस पोस्ट को होल्ड करते हैं, उसी प्रकार आपका बेसिक पे बढ़ता जाता है। सो डोंट वरी अबाउट द कैलकुलेशन। ठीक, सो द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिसेस जे चिलमेश्वर एंड अब्दुल नजीर had appointed former Supreme Court lawyer R. Basant as the member. So ये था वो कमीशन, सेकेंड पे कमीशन, जिसके द्वारा ये रिकमेंडेशन आया था। अब रिकमेंडेशन बोलता क्या है? रिकमेंडेशन ये बोल रहा है कि भाई देखिए, जो रिवाइज्ड पे स्केल होगा, इसको हम डिस्कस भी करेंगे, जो रिवाइज्ड पे स्केल होगा किसी भी जज का, वो लागू किया जाएगा फ्रॉम 1 जनवरी 2016, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यानी कि जो रिवाइज्ड स्केल है उसके बेसिस पे जो रिवाइज सैलरी है वो तो अरियर्स में चली गई। वो अभी तक तो भैया जो सैलरी मिल रही थी वो तो फर्स्ट पे कमीशन के हिसाब से मिल रही थी, लेकिन सेकंड पे कमीशन को अप्लाई करते हुए अब जो अरियर्स हैं वो करेंटली जो जजेस ऑलरेडी पोस्ट पे हैं वो अरियर्स हो गए हैं। कब से? 1 जनवरी 2016 से। तो सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने ये ऑर्डर दिया है कि भाई साहब तुरंत इंप्लीमेंट किया जाए इस पे कमीशन के रिकमेंडेशन को। एंड यहां पे देखिए, अरियर्स आर टू बी पेड टू द ऑफिसर्स इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25% ईच इन 1 क्वार्टर एंड टू पे द टोटल अरियर्स बाय 30th जून 2023। यानी 25% के 2 क्वार्टर्स दो अरियर इंस्टॉलमेंट क्रिएट किए गए हैं जो कि जजेस को प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड जो आखिरी 50% होगा उसको पे करने की जिम्मेदारी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बाय 30th जून 2023। तो ये बात समझो बंधु कि जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर बताया है उसके ऊपर से ये सारे अमाउंट, अरियर्स अमाउंट आपको मिलेंगे एज अ जज, अगर आप सिलेक्टेड हो और ये वीडियो देख रहे हो तो। लेकिन अगर आप अभी जज नहीं बने हैं, अगर आप जज बनना चाहते हैं, आपको मालूम है आपको जज बनना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो आप जज बनेंगे, आपके जज बनने के बाद, ठीक है, आपकी सैलरी नया सेकंड पे कमीशन लागू करने के बाद लगभग दुगनी होने वाली है। इनफैक्ट हो सकता है अलाउंसेस वगैरह जोड़ के 2 से 2 टाइम से ज्यादा भी हो जाए। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। पूरा अच्छा नया कैलकुलेशन मैं एक पूरे अच्छे वीडियो में फिर से बताऊंगा ताकि आप लोगों को सैलरी कैलकुलेशन समझ में आ जाए जजेस की। एंड दिस वाज द कंप्लीट आइडिया about the judge's salary. So I hope you liked this session. Thank you so very much for liking this session. Do like this video. Do share it with everyone who wants to become a judge and wants to get the knowledge. How much does a judge earn? This is me, Shubham Upadhyay, signing off. Tada. Bye bye. Take care. Good afternoon, good evening, good morning if you are watching it according to you. And Bela Chao and Jai Hind. ठीक है? Bye bye. And always remember, आपकी जज बनने के बाद गरिमा, आपकी जज बनने के बाद रिस्पेक्ट, हमेशा ये सारे बेनिफिट से बहुत ऊपर होने वाली है। जय हिंद।